2014 में मैं नेशनल शूटर हूँ और उस टाइम काफ़ी पिक पे था हमारा, परफॉर्मेंस कैंप चल रहे थे और मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि जिस इंसान से मैं मिली थी तो शूटिंग रेंज पे ही मेरी मुलाकात हुई थी और बहुत ही ऑफिसर रैंक बनकर वो लोग पहुँचे और जो मेरे शादी का रिश्ता आया था वो एक जज लेकर आए थे, जो उस इंसान को लेकर आए थे अब मेरे घर और परिवार से मिलाने। तो मेरी मदर की डेथ कुछ समय पहले हुई थी तो काफ़ी इमोशनल मेरा मतलब ऐसा चल रहा था कि मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। पापा जी की तबीयत खराब थी तो उन लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता है कि कौन सा इंसान किस टाइम पे मतलब क्योंकि वो आपको एक ट्रैप करते हैं, तो उन्होंने वो मोमेंट कैच किया कि मैं बहुत इमोशनली वीक हूँ और जो जज थे उन्होंने मुझे पापा जी के सामने ही कहा कि जो लड़का है उनकी सिर्फ माँ है, वो आपको बेटी बनकर पालेगी। और मेरा ये था कि मैं शूटिंग करना चाहती थी, अपनी पढ़ाई आगे करनी चाहती थी क्योंकि मैं तब 12th पास थी सिर्फ। सब कुछ होने के बाद घर वालों ने जैसा सबने मुझसे पूछा कि आपने इंक्वायरी नहीं किया, तो मेरा केस जहाँ तक मैं समझती हूँ, मेरे पापा और मेरे भैया थे, हमारे फैमिली वाले ने सब इंक्वायरी किया, हर जगह वो सही पाए गए थे। उनकी अपनी एक आइडेंटिटी थी जो हिंदू आइडेंटिटी होती है, उनकी ऑफिस, उनका वर्क प्लेस सब कुछ था। उनके फ्रेंड डीएसपी रैंक के लोग थे, उनके गार्जियन जज थे। तो ये अगर कहना है कि हमारी सिर्फ चूक है कि हम उनको पहचान नहीं पाए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये गलत होगा क्योंकि हम एक आम इंसान है। आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो आप मुझे जानते हो कि मैं तारा शाहदेव हूँ, लेकिन एक ऐसे इंसान भी है जो मुझे वहां जाकर पता चला कि डबल आइडेंटिटी से लोग जीते हैं। जो उसका आइडेंटिटी मुझे शादी के बाद पता चला, जब विद इन कुछ महीनों के अंदर मेरा सगाई हुआ और रेडिसन ब्लू से मेरा विवाह हुआ था, हिंदू रीति रिवाज से जैसे हमारे में होता है, बहुत धूमधाम से हुआ था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन शादी जिस दिन हुआ और लोकल थे, मैं रांची की रहने वाली हूँ, तो वहाँ पे ही उसका मतलब घर था, जो ससुराल तथाकथित कह सकते हैं उसे। तो मुझे वहाँ ले जाया गया और शादी से पहले हम सगाई के लिए उनके घर पे ही गए थे क्योंकि उसकी मदर की सर्जरी हुई थी। तो वहाँ पे सारे जो हम हिंदू रीति रिवाज जानते हैं, हमारे घर में आप एंटर करोगे तो एक व्यू होता है हमारा, जैसे हम माता देवी देवताओं की पिक्चर्स, ओम स्वास्तिक, इस चीज़ें मतलब हम जो कॉमनली लगाते हैं, तो वो सारा व्यू था उसके घर पे। और 7 जुलाई को 2014 को मेरा शादी हुआ था। उसी रात मैं गई तो फिर उन लोगों ने मुझे कहा कि आप सो जाओ और हम लोग सुबह बात करते हैं। मुझे नहीं पता, खाना उन्होंने मुझे दिया, मैंने खाया। कई बहुत देर के बाद जब 8 खुली सुबह मैं वापस रूम से जब बाहर आई तो वो घर ही नहीं लग रहा था। उस घर में मुझे आज भी याद है मक्का मदीना का फोटो, अल्लाह का वो सिंबल, मतलब मुझे लग रहा था पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ। पहला दिन था मेरा वो और मैं घबराई हुई उसकी माँ के पास गई कि ये सब क्या है। तो उसने बड़े जोर से मुझे धक्का मार के बोला कि यही मेरा सच है और तुमको अब यही रहना है। मुझे आज भी वो पल याद करके ना ऐसा लगता है, आप सोच सकते हो कि कल रात मेरी शादी हुई और आज वो इंसान बोलता है कि मैं वो नहीं हूँ। तो फिर मैंने अपने फादर को, अपने भाई को कॉल करने की कोशिश की, पता नहीं मतलब समझा पाना भी मुश्किल था कि हो क्या रहा था। मैंने जज को भी फ़ोन किया जिसने वो रिश्ता कराया था, वो आया। मेरे फादर ब्रदर को उसने मना किया कि आपकी शादी तुरंत हुई है, पापा भैया घबरा जाएंगे, मैं आ रहा हूँ, आप मुझसे बात कीजिए। तो उसने ये कहा कि ये जनाब से मिले, ये है रकीबुल हसन, मतलब जिस इंसान से मेरी शादी हुई थी वो था रंजीत सिंह, लेकिन उस आदमी ने, वही जज जो मेरा रिश्ता लेके आया था, उसने कहा ये है रकीबुल हसन, आप इनसे मिलिए और अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में सब सही चले तो हम जो बोल रहे हैं आप बस चुपचाप से करते रहो, हम आपके पापा भैया को कुछ नहीं करेंगे। तो मेरे साथ ऐसा था कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था, मतलब मैं नहीं जानती थी उससे पहले कि ये क्या होता है लव जिहाद वर्ड। मुझे आज भी याद है इस चीज़ों का। उसने मुझे बोला जज ने कि अभी निकाह कराने आएंगे, काजी होते हैं उनके, और आपको हम 3 बार कबूल है पूछेंगे, आपको ये बोलना होगा। तो मैंने फ़ोन अपना ढूंढा कि मुझे अपने पापा से बात करनी है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो उसने बोला कि तुम्हारे भाई को हम झूठे रेप केस में फंसा देंगे और तुम्हारे पापा को हम आर्म्स एक्ट में फंसा देंगे। और उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी क्योंकि जो मेरे सामने खड़ा था वो एक जज था, डीएसपी था जो मुझे धमकी दे रहा था, और हम एक नॉर्मल फैमिली के लोग थे जो ये सब से बहुत दूर थे, मतलब एक नॉर्मल जिंदगी थी हमारी। तो मैंने मतलब ऐसा था कि मैं भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि मैं भाग के जाती था अपने पापा और भैया के पास जिनको वो पहले ही फंसाने की बात कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा आप चाहते क्या हो और क्यों कर रहे हो मेरे साथ।
तो उन्होंने कहा कि हमारा बस एक ही मकसद है, तुम्हें जो हम कहें वो करना है और आज से तुम सारा परवीन हो। मुझे आज भी याद है, उसने मेरा पूरा आइडेंटिटी ही बदल दिया। मैंने बोला कि कुछ भी हो, मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलूंगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप पहले हमारी एक बात मानो, आप 3 बार कबूल है बोलो। लोग आए उसी के घर में, जैसे हमने मूवीज में देखा था ये सब चीज़ें जो निकाह कराते हैं। वो जज आए, काजी आए, उसके कुछ लोग आए, एडवोकेट जनरल थे, मतलब कोई भी एक ऐसा आम आदमी वहाँ आसपास नहीं दिख रहा था जिसको हम कह सके कि हाँ मेरी मदद करो। जिस बूढ़ी बुजुर्ग जो माँ के नाम पे थी, वो मुझे धमकियाँ पे धमकियाँ दिए जा रही थी और उसने कहा बस तुम आज कह लो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा 3 बार, उन्होंने कहा कबूल है कर दो, फिर मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे हिसाब से तो मैं ही तुम्हारा पति, फिर मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानूंगा। मैंने बोला ठीक है, आप 3 बार कबूल है करो। फिर उसने मुझे बोला आप साइन करो, आज से आप सारा परवीन हो। वहां से ये लड़ाई शुरू हुआ। मैंने उस जगह पे बोला आपने ये कहा कि आप 3 बार कबूल है बोल दो, मुझे उससे कोई नहीं पता फर्क, क्योंकि मेरी शादी हुई है कल आपसे दुनिया के सामने। लेकिन उस आदमी ने वहां से, वो उनका शुरुआत था जो मुझे लग रहा था कि शायद इसके बाद सब ठीक होगा। वहां पे मैंने मना कर दिया उनके वो निकाह वाले सर्टिफिकेट में सारा परवीन के नाम से साइन करने से। और वहाँ उन्होंने मुझे धमकी दिया कि हम तुम्हें कुछ समय देते हैं, अगर तुम चाहती हो तुम्हारे पापा जिंदा रहे, तुम सही सलामत रहो, वरना कहाँ बेच दी जाओगी। कान में आज भी वो आवाज़ सुनाई देता है, तुम पहली नहीं हो, तुम आखिरी भी नहीं हो, तुमसे पहले बहुत सी गई और बहुत सी और भी हैं जो इस रास्ते पे चल रही है। तब मुझे लग रहा था पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ। मतलब पेपर आता था न्यूज़ का, मुझे याद है उस टाइम इंटरनेशनल चैंपियनशिप चल रहा था, लोग मेडल्स ले रहे थे और मैं वहाँ फंसी हुई थी। पापा जी का फ़ोन आया, अगले दिन वो मिलना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि नई शादी है, आप समय दो, वो लोग घूमने गए। ये चीज़ सिलसिला चलता रहा, मतलब कुछ दिन तक, जब तक उन्होंने बोला, मैंने बोला मुझे समय चाहिए, क्योंकि मैं खुद को समझाना चाहती थी कि मैं कैसे निकलूं। मुझे ऐसा था कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पापा और भैया को मेरी वजह से कुछ हो जाए, या वो समाज जो हमें एक बार विदा करके भेज देता है, क्या वो ये सच जान के हमें एक्सेप्ट कर पाएगा। क्योंकि मैं जहाँ से आती हूँ, मैं एक राजपूत फैमिली से हूँ, तो मान सम्मान हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। हमेशा से माँ ने बताया था सम्मान बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उस इंसान ने एक झटके से थप्पड़ मारा कि तुम्हें जीना है तो तुम्हें वही करना होगा। मेरे लिए उसके बाद का टॉर्चर कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि मेरे लिए वो थप्पड़ बहुत था, क्योंकि वो वहाँ पे टूट गया था सब कुछ। तो मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि चाहे ये जो भी इंसान है, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं और मैं ये सच को तो सामने लाऊंगी। मुझे सच में नहीं पता था कि मैं किस चीज़ की शिकार हुई हूँ। मैंने उस दिन से ठान लिया कि मैं किसी भी कीमत पे इस जज को, इस डीएसपी को, ये चाहे जितने पावरफुल हो, मेरे पास कुछ नहीं था। मैं एक 12वीं पास लड़की थी, ना ही मैं बहुत पैसे वाली थी कि मेरे पास पावर पोजीशन था, लेकिन एक बात था कि जो वो कर रहे थे वो गलत था और मुझे उस सच को लाना था। 40 दिन मैं उस दरिंदे के पास रही हूँ, हर दिन ये सोच कर कि कैसे मुझे ये मौका मिले और मैं वहाँ से बाहर निकल पाऊँ जिंदा। उसने मारा, कुत्ते से कटवाया, कई बार गलत काम करने की कोशिश किया भी। लोगों के पास उस मुस्लिम जज के घर ले जाया गया कि तुम्हें बीफ खाना है, जबरदस्ती हर एक चीज कर, जितना एक लड़की को आप तोड़ सकते हो उसने तोड़ा। मेरे पापा भी आए, उनको कहा गया कि हम बाहर घूमने गए हैं। मेरा फोन इन लोगों ने छीन लिया। जब भी बात कराते थे स्पीकर ऑन करके, मुझे ये था कि मुझे मेरे पापा भैया भी सही सलामत चाहिए था और मुझे मेरा सम्मान वापस चाहिए। तो फिर उसका एक शेड्यूल था। ये ना एक नॉर्मल इंसिडेंट नहीं है जो हम सोचते हैं कि कोई एक वर्ग के लोग आ रहे हैं आपके जीवन को खराब कर रहे हैं। एक आतंकवादी लोग हैं। मैंने उस पे घर पे देखा था सैटेलाइट फोन, जो हम आम आदमी नहीं देखते हैं, जो हमने मूवीज में देखा था। वो रात में वो फोन निकालता था, कई फोन, कई सिम्स चेंज कर करके, अलग अलग देश के उसके पैसे आते थे कैश। जब बेल बजता था, पैसे का बैग भरा हुआ आता था। ये एक आम लोग नहीं है जो हम सोचते हैं कि नहीं, कोई एक लड़की थी जो प्यार के चक्कर में फंस गई और किसी मुसलमान के घर चली गई या शादी कर लिया। ये हमारे लिए सोच से बहुत परे है। बहुत ही सिस्टमेटिक वे में मेरे सामने कई लड़कियां उसके घर पे आई थी और वो बच्चियां वैसी थी जो 12th के बाद एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराना चाहती थी, जिनको ये झांसा देते थे कि हम आपका एडमिशन करा देंगे,
मतलब हर वो कमजोरी जो आपका है वो उन्होंने नस दबा रखा है उस चीजों का, और वो जानते हैं कि आप किस चीजों के लिए कमजोर हो और आप किस चीजों से उनके काबू में रह सकते हो। मेरे कमजोरी मेरे पापा और भैया थे। ये सब चीजों को देखकर बस मुझे इतना था कि मुझे उसके घर से जिंदा निकलना है। और प्रॉब्लम ये था कि वो इंसान जब भी फ्लाइट पे चढ़ता था, एक तो उसके पुलिस के बॉडीगार्ड थे जो फ्लैट के नीचे खड़े थे, जो मैं भाग नहीं सकती थी। मैं भाग के कहाँ जाती, पुलिस स्टेशन जहाँ डीएसपी वाले रैंक के लोग खुद उसके घर सामने आते हैं, कोर्ट्स के पेपर, हाई कोर्ट के वो जज, ऐसा लगता था मैंने कोर्ट मेरे केस से पहले सिर्फ देखा था मूवीज में। वहां देखा कि कोर्ट में कैसे पेपर्स आते हैं, ये जजमेंट बोलता था एडवोकेट जनरल, वो साइन करता था जज। मतलब उन लोगों ने पूरे सिस्टम का एक तमाशा बना दिया। फिर डर लगता था ये सोच के कि भी मैं कहाँ जा रही हूँ लड़ने, मुझे जाना है पुलिस के पास, मुझे केस लड़ना होगा कोर्ट में, ये सब तो इसके घर में है ना। और कहते हैं बिस्तर में बिकते हैं ये लोग उसके। और फिर भी मुझे नहीं पता था मेरा अंत क्या होगा, लेकिन मैं वहां नहीं मरना चाहती थी। मैंने डिसाइड किया कि बस किसी भी कीमत पे मुझे बाहर निकल जाना है। एक काम वाली थी जिसने मुझे वो हिम्मत दिया है, आज भी मैं उसकी थैंकफुल हूँ, जिसने मुझे इतना हिम्मत दिया कि दीदी अब भाग जाओ, कहीं भी भाग जाओ। तो उसी लड़की ने, उसी काम वाली ने ही, मैंने उसको नंबर दिया था कि जब मैं कहूँगी तो मेरे पापा भैया को बोलना पुलिस लेकर आएंगे घर पे, क्योंकि मुझे पता था ये मुझे ऐसे तो कभी जाने नहीं देंगे। उस काम वाली ने ही मेरी मदद की। और एक दिन समय आया, क्योंकि उसके फ्लाइट का टाइम जैसा हमें पता है, क्योंकि रांची की थी मैं, हमारा बहुत 2014 का टाइम है, बहुत ज्यादा फ्लाइट नहीं चलते थे दिल्ली और कोलकाता की रात की फ्लाइट। तो शायद उस दिन भगवान मेरे साथ थे। उस दिन रिंग हुआ बेल, तो मुझे इसमें मार कर बहुत ही बुरे कंडीशन में किया था, तो मुझे काम वाली उठाकर बाथरूम लाती ले जाती थी, क्योंकि मैं चलने के लायक भी नहीं थी उस टाइम। तो बेल बजा तो काम वाली क्योंकि मेरे साथ थी, तो उस आदमी ने खुद गेट खोला। तो जो भी वो इंसान था उसने कहा कि सर आज रात की आपकी फ्लाइट कंफर्म है दिल्ली की। तो मुझे इतना पता था दिल्ली की फ्लाइट मतलब लगभग 8 बजे की थी। मुझे लगा भगवान ने मुझे बस आज का समय दिया है, मुझे आज ही निकलना है, वरना मैं कभी जिंदा नहीं बच पाऊँ, क्योंकि मेरा हालत हर दिन बदतर होता जा रहा था। मैंने उसी समय काम वाली को, उसने ही पेन ला के भी दिया उसके रूम से, नंबर दिया कि मेरे भाई को बोलना 8 बजे वो आ जाए पुलिस लेके, अगर लेट हुआ तो भी ये मुझे मार देंगे, पहले होगा तो उसकी माँ उसे बता देगी और सारे लोग मुझे कैप्चर कर लेंगे, नहीं आने देंगे, जिंदा नहीं निकलने देंगे वो लोग। ऐसा ही हुआ। लेकिन पुलिस को भी मेरे पापा ने कंप्लेन शायद दिया, नाम सुनकर ही उन्होंने पहले तो हाँ ही नहीं भरा, बट फिर भी महिला पुलिस के साथ पापा ने भी, अब मेरे हैं कुछ नाना जी थे तो उन्होंने हेल्प किया, किसी भी तरीके से करते करते इन्होंने लेट कर दिया। 8:45 बजे तक शायद वो लोग पहुंचे, 8:45 या 9:15 का समय था। मैं जैसे पहुंचे तो उसकी माँ का मुझे आज भी वर्ड याद है, लड़की भागने में कामयाब हो गई है, इसको रोको। उसने फट से जज को फोन लगाया, पुलिस तो सामने खड़ी थी, मुझे आज भी याद है, एसआई था वो भी एक मुस्लिम ही था जो जेंट्स था, और एक मैम थी। तो उसने कहा कि इस लड़की को आज रात भर यहाँ रोक लो और इसके बाद हम देख लेंगे। और जज का फोन था, क्योंकि वो ऊंचा सुनती थी तो उस फोन का स्पीकर ऑन रहता था, तो सारी बातें सुनाई दे रही थी कि इस लड़की के पति के पास इसको छोड़ना है, इसे नहीं ले जा सकते हो तुम। और वो पुलिस जो मुझे रेस्क्यू करने आया था वो जी साहब कर रहा था, और मैं चौथे तल्ले पे थी उस जगह पे। मुझे समझ नहीं आया, कहते ना इंसान पागल हो जाता है। मेरे पापा भैया थे, मैंने कहा आप मुझे छूना नहीं, दूर रहना, वरना ये लोग आपको फंसा देंगे। वो लोग तो सोच रहे थे मैं पागल ही हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पता था ना वो क्या कर सकते हैं। तो मैंने लास्टली 1 घंटे चला ये सब कुछ, डीएसपी आ गया, जज पहुंच गए, एडवोकेट जनरल आ गया, वो सारा उनका जो एक ग्रुप था वो पहुंच गया। उन्होंने कहा ये लड़की यहाँ से नहीं जाएगी, और वो पुलिस, वो जो हमारे रक्षक थे वो मुझे छोड़ के जा रहे थे। लास्ट में मैंने सोचा वो तो मुझे मार ही देंगे आज वैसे भी, मैंने बोला मैम मैं यहाँ से कूद जाऊंगी, क्योंकि ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इनको पता चल चुका है। मुझे आज भी याद है, कुछ है लोग जो सच में अपनी ड्यूटी करते हैं। वो एसआई मैम ने कहा कि इस लड़की को मैं यहाँ अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। उन्होंने देखा मेरा हाल क्या था, और उन्होंने कहा कि मैं इसको पुलिस के अपने लॉकअप में रखूंगी, लेकिन मैं इसको ना यहाँ छोड़ूंगी ना उसके मायके में छोड़ूंगी। वो एक पल था जहां मैं उस अंधेरे से बाहर निकली थी। मुझे नहीं पता था मेरा अगला दिन क्या होने वाला है। सबने पावर लगा लिया कि तुम रोक लो। फिर एसआई ने साथ दिया मेरा, मैं वहां से बाहर निकली, मुझे पुलिस अपने साथ ले गई।
कंडीशन इतनी खराब थी कि वो लॉकअप तो कहाँ ही ले जाती, मुझे सदर अस्पताल ले जाया गया, वहाँ रेफर किया गया रिम्स में, मेरा इलाज शुरू हुआ और वहाँ पे अगले दिन सुबह ही इनके लोग पहुँच गए। इतना डर था मुझे कि ये मेरा नाम जानकर शायद मुझे जहर डालकर ना मार दे, क्योंकि वो कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो मैंने, जो सर ने मेरा एडमिशन लिया था, मैंने बोला सर मेरा स्पेलिंग गलत कर दो, मुझे कहीं भी रखो, मुझे वार्ड में मत रखना वुमेन, क्योंकि वो मुझे मार देंगे। सर ने, मुझे याद है ट्रॉमा सेंटर मैन के, इसमें मेरा एडमिट हुआ था, मुझे अकेली मैं लड़की थी और बाकी लोग ट्रॉमा सेंटर वाले जेंट्स थे सारे, वो लोग आए, वैसे ही सबने ढूंढना शुरू किया। मेरी किस्मत शायद यहाँ थी कि मैं एक शूटर थी, तो हमेशा से जब मेडल हम लेते थे मीडिया वाले हमें जानते थे। तो प्रभात खबर वो न्यूज़ था जो मुझे याद है आज भी, कि नेशनल शूटर के साथ हुआ प्रताड़ना। वो न्यूज़ अचानक से फैल गया सुबह, और मेरे घर वाले, मेरे पापा ने पूछा था बेटा तुम चाहती क्या हो, लड़ना चाहती हो इन लोगों से? मैंने बोला हाँ, बस साथ चाहिए आप लोग का। और ये बात बहुत जरूरी है ना कि आप लोग जितने यहाँ हो, ये लड़ाई ना किसी अकेले लड़की की नहीं है, उसका परिवार उसके साथ जब तक खड़ा नहीं होगा, जब तक समाज खड़ा नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकती है कोई। मुझे याद है मेरे पापा अब नहीं रहे, लेकिन मुझे याद है उस दिन मैंने कहा था मेरा मान सम्मान तुम हो, और तुम हो तभी सब है, और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। वहां से मेरी लड़ाई शुरू हुई। मुझे नहीं पता था कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि मैं बस निकल गई थी, किससे लड़ना है, कैसे लड़ेंगे। 2014 सितंबर में जब FIR हुआ, उन लोगों ने मेरे केस को एक घरेलू प्रताड़ना का केस बना दिया कि पति ने पत्नी को थप्पड़ मारा। ये मेरा केस था ही नहीं। मैंने इसके लिए CM से मिलकर बात किया कि मुझे पुलिस पे यकीन नहीं है, क्योंकि मैंने पुलिस को ही, और हुआ भी ये, DIG आए थे मेरे घर में मेरे पापा को धमकी देने कि अपनी बेटी को लेके कहीं चले जाओ और चाहते हो जिंदा रहे। तो पापा का वर्ड मुझे याद है, अगर मरना था तो तुम वहीं पे थी, वो ये लड़ने आई है तो हम लड़ेंगे। फिर वहां से हमने बहुत फाइट किया। मैं थैंकफुल हूँ हर संगठन, हर समाज के हर एक लोग के, मेरे परिवार का, जो लोग मेरे साथ नींव बन के खड़े रहे। हम लोगों ने 1 साल लगा था मेरे केस को CBI का केस टेक ओवर करने में, जब CBI मेरे केस को टेक ओवर कर आगे बढ़ी थी, क्योंकि मेरे पास सारा प्रूफ था, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। उस दरिंदे को पकड़ने के लिए रेस्क्यू टीम जो पुलिस की होती है, जो शायद अरेस्ट हो जाना चाहिए था, उसको उन्होंने 4 दिन का समय दिया कि वो सारा प्रूफ अपने घर से निकाल दे। हर एक चीज मीडिया के सामने था, और थैंक यू, हमेशा से मैं रहूंगी मेरे केस में। मीडिया नहीं होती तो शायद मैं जिंदा ही नहीं होती। मीडिया ने अपने तरफ से हर एक न्यूज लाकर इतना प्रेशर बनाया उस दरिंदे को, यही जबकि मैं रांची में थी, वो रांची में था, वो यहाँ दिल्ली हरियाणा के किसी बॉर्डर पे अरेस्ट किया गया था। मतलब इस लेवल पे जज की गाड़ी से वो भागा था, जो आज भी ऑन रिकॉर्ड है। तो कहानी ना, ये सिर्फ मैं बस इतना ही कहने आई हूँ कि ये एक लड़की या किसी एक परिवार की स्टोरी नहीं है, ये हर एक दिन, हर एक समय के साथ। अभी जब मैं पीछे खड़ी थी तो लोगों को मैंने देखा, सब अपनी कहानियां बता रहे हैं। हम जिसको कहानी कहते हैं वो हमारा लाइफ है, और वो जानते हैं कि हिंदू लड़कियां कमजोर यहाँ होती है कि हम जब समाज के पास जाते हैं तो उन्होंने कहते हैं तो तुम्हारी गलती है, तुमने ही गलत किया, तुम्हें ही पैसे वाला लड़का चाहिए था, तुम्हें कुछ, मतलब हम ही है। उसको पता था, और उसने ये कहा था कि जाओ, तुम कहाँ जाओगी, मुंह नहीं दिखा पाओगी। मैंने देखा लोग मुंह कवर करके आते हैं, मुझे उसने बुर्खा के लिए बहुत टॉर्चर किया था। तो मैंने उस दिन कसम खाया था ये मेरे पहचान की लड़ाई है, और मैं मुंह छिपा के तो कभी नहीं लड़ूंगी, और मैंने कभी भी अपने आप को कवर करके नहीं लड़ा, क्योंकि मरना तो वैसे भी है, किसी दिन भी मरेंगे, लेकिन ऐसे घुट के तो नहीं मर सकते। और फिर उसके बाद कंटिन्यू 9 साल लगे। CBI ने केस लिया, CBI के बाद मेरा 162 जो नॉर्मली केस में एक बार होता है, मेरे केस में 2 बार रजिस्टर किया गया। मुझे, जो आप कहते हो ना स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है एक विक्टिम का, कोर्ट में मुझे याद है 8 महीने मेरा पर डे बेसिस पे, सिर्फ ऑफ डेज हॉलीडेज छोड़कर, मुझे 9 बजे से लेके 1-1:30 बजे तक का कंटिन्यू मेरा चलता था क्वेश्चन। मतलब किस लेवल के लोगों ने नहीं चाहा कि हम टूट जाए, या मेरा बयान बदल जाए, या वो इंसिडेंट मैं भूल जाऊं। हर एक पल, हर एक चीज आंखों के सामने था। तो जज ने स्टेटमेंट में भी लिखा 9 साल लगे हैं मुझे इस लड़ाई को लड़ने में। 2023 में मेरा जजमेंट आया, 23 नहीं 24 में, जिसमें जज ने ये माना, और उसे उस दरिंदे को उम्र कैद का सजा मिला है, और वो जज उसे 15 साल का सजा मिला, और वो पूरी जो माँ कहती है उसे 10 साल का सजा मिला है।
तो बस लड़ाई यहीं पे नहीं, आज भी वो बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम लड़ रही, लड़ाई बस शुरू है। अफसोस बस इतना है कि हमने इतना साबित किया कि ये हो रहा है, फिर भी ये चीजें हो रही है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ सर की कि आप लोग जैसे लोग हैं जो ये चीजों को सामने ला रहे हैं, क्योंकि उनको पता था ना कि हम कभी इसको समझेंगे ही नहीं, ये हमारे लिए, इस दुनिया के लिए सिर्फ एक कहानी है। तो आप लोगों के सामने हम इसलिए आए हैं क्योंकि आप समझो हम जिंदा हैं और ये सच है। और ये कुछ लोग हैं, कहते हैं ना हमारे समाज में दो तरीके के लोग हैं, एक वो स्तर के लोग हैं जो इसे छुपाने पे लगे हैं, क्योंकि मेरे ट्विटर में मैंने एक बुक देखा था कि लव जिहाद एक फिक्शन करके एक बुक आया था, बहुत बड़े कोई है शशि थरूर जी, उन्होंने कमेंट दिया था। तो बहुत अफसोस की बात है कि वो जैसे लोग, और वो रवि क्या नाम है, कोई मीडिया का ही है, वो भी यही सेम बात कहा उसने कि ये सब एक झूठी कहानी है। तो मीडिया के भी कई लोग हैं जो दो पार्ट में बट चुके हैं, मतलब आप लोगों को मैं, हमसे ज्यादा आप लोग जानते हो कि किस तरीके से लोग किस चीजों को गलत और गलत को सही करने पे लगे हैं। तो ये लड़ाई शुरू तो की है और अंतिम सांस तक मैं सर से यही कहा कि मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे याद किया कि मैं आप लोगों के सामने आ सकूं। आप लोग बस इतना है कि इन चीजों को एक पॉजिटिव व्यू में ले, ये एक सच है, ये कोई छलावा नहीं है। और वो लोग बहुत स्ट्रांगली इस चीज को लेकर बैठे हैं कि जब तक हम ये सब साबित करेंगे, वो लोग कितनी लड़कियां, आज भी अभी भी इस पल भी कोई लड़की उसकी शिकार हो रही होगी।